Hello friends, welcome back to my channel Cure Ki Class. This is Dr. Janvi Agarwal, final year BHMS student, and today we will be studying aphorism number 5. If you want to study the previous aphorism, you can click on the I button. There you will find a playlist and you can watch any of the previous aphorism videos. So let's get started with the fifth aphorism. Useful to the physician in assisting him to cure are the particulars of the most probable exciting cause of the acute disease. तो यहाँ पे हनीमन सर ने लिखा है यूजफुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू क्योर, मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो फिजिशियन को मदद देती हैं इन असिस्टिंग हिम टू क्योर, मतलब कि क्योर किसी भी पेशेंट को क्योर करने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फिजिशियन के लिए मददगार होती हैं. So these are the particulars of the most probable exciting cause of the acute disease. तो ऐसे particulars या ऐसे symptoms जिससे कि हमें ये पता चलता है कि acute disease में ऐसा कौन सा exciting cause है. अब exciting cause क्या होता है? ऐसा कोई भी cause जिससे हमारी acute disease excite हो रही है. वो इमोशनल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है. जैसे कि पेशेंट आपके पास आता है और कंप्लेन करता है कि 2 दिन पहले मैं बारिश में भीग गया था और तब से मुझे कोल्ड और कफ है. तो यहाँ पे बारिश में भीगना इज़ द एक्साइटिंग कॉज फॉर द एक्यूट डिजीज़. एक्यूट डिजीज़ क्या, जैसे कोल्ड और कफ, या फिर पेशेंट बहुत सैड है या अचानक से किसी उसके फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई, उसके बाद उसमें सिम्टम्स आ रहे हैं, तो that will be the exciting cause. As also the most significant point in the whole history of the chronic disease. अब इसमें क्या है कि ऐसे significant points, अगर किसी पेशेंट में कोई क्रॉनिक डिजीज़ है तो हम उसकी होल हिस्ट्री लेंगे. क्यों? क्योंकि होल हिस्ट्री लेने से ही हमें कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो कि हमें बताएंगे कि उसमें फंडामेंटल कॉज क्या है, टू अनेबल हिम टू डिस्कवर इट्स फंडामेंटल कॉज. अब हम एक्यूट डिजीज़ में एक्साइटिंग कॉज की बात करते हैं और क्रॉनिक डिजीज़ में फंडामेंटल कॉजेज़ की बात करते हैं. तो हमें फंडामेंटल कॉजेज़ कैसे पता चलेंगे किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ में? जब हम उसकी होल हिस्ट्री लेंगे, उसमें कुछ हमें ऐसे सिग्निफिकेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो हमें बताएंगे कि इस क्रॉनिक डिजीज़ का फंडामेंटल कॉज क्या है. और जैसे कि आपने पढ़ाई है क्रॉनिक मियाज़ के बारे में, क्रॉनिक मियाज़ आर दी बेसिक कॉज फॉर द क्रॉनिक डिजीज़. तो इसमें यही लिखा है कि टू अनेबल हिम टू डिस्कवर इट्स फंडामेंटल कॉज विच इज़ जनरली ड्यू टू क्रॉनिक मियाज़. यहाँ पे हनीमन सर ये कहना चाह रहे हैं कि क्रॉनिक डिजीज़ बेसिकली क्रॉनिक मियाज़ के कारण ही होती हैं, जैसे कि सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस. In these investigations, the ascertainable physical constitution of the patient. अब हनीमन सर ये बोल रहे हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन में, मतलब इस जांच पड़ताल में, ऐसे एसर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन पेशेंट का, मतलब कि पेशेंट का फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली व्हेन द डिजीज़ इज़ क्रॉनिक. मतलब कि क्रॉनिक केसेस में हम और क्या क्या चीज़ें पेशेंट की नोटिस करेंगे, जैसे कि फिज़िकल कॉन्स्टिट्यूशन की, पेशेंट जो है वो लंबा है या फिर छोटा है, पतला है या मोटा है, कैसा है. एंड ऑल्सो हिज मोरल्स एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर्स, मतलब कि उसकी मोरल वैल्यूज़ क्या हैं, क्या उसके सिद्धांत हैं, आदर्शवादी है या नहीं है. और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर्स कि वो कैसी सोच रखता है या फिर अटेंटिव है या नहीं है. आपके अगर क्लिनिक में आया है वो पेशेंट, तो आपको ये देखना है कि वो डल तो नहीं है, या वो उसके सेंसेस ओरिएंटेड हैं या नहीं है, या फिर वो कैसी सोच रखता है. हिज ऑक्यूपेशंस, मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट, वो क्या काम करता है. जैसे कि बहुत सी डिजीज़ होती हैं वो ऑक्यूपेशन रिलेटेड भी होती हैं. अगर वो किसी माइनिंग फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती है क्रॉनिकली. और मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट्स कि वो सेडेंट्री लाइफ तो नहीं जी रहा है, एक्टिव है या नहीं है, या वो लेबोरियस वर्क करता है, और उसकी हैबिट्स क्या हैं कि वो स्मोकिंग तो नहीं करता, या हैबिचुअल ड्रिंकर तो नहीं है, या उसकी आदत तो नहीं है ज़्यादा टी इनटेक करने की या कॉफ़ी या ऐसे कुछ भी. हिज सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस, उसके समाज में, उसके मतलब आपस में रिश्तेदारों में उसके रिलेशंस कैसे हैं, कि ज़्यादा झगड़ा तो नहीं करता या हर किसी से अच्छे से बात करता है या नहीं. हिज एज, सेक्सुअल फंक्शंस एट्सेट्रा, उसकी उम्र क्या है और वो सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं है.
आर टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, मतलब कि हमें ये सब चीज़ें अपनी केस टेकिंग में कंसीडर करनी चाहिए, स्पेशली वेन एवर देयर इज़ अ क्रॉनिक केस। बेसिकली दीज आर ऑल दी एसेसरी सर्कमस्टेंसेज जिनकी हम बात एफोरिज्म नंबर 7 में भी फर्दर करेंगे। तो ये सभी चीज़ें मददगार होती हैं एक फिजिशियन को ये डिसाइड करने में कि अगर कोई एक्यूट डिजीज़ है तो उसका एक्साइटिंग कॉज क्या होगा, और अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ है तो उसका फंडामेंटल कॉज क्या है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एफोरिज्म नंबर 5। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो और ये थोड़ा सा भी आपके लिए फ्रूटफुल हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।